भारत इमीडिएटली कोई पॉइंट वाइज एक प्रस्ताव देगा कि ये 10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का प्रस्ताव है, उसके थ्रू आगे बढ़ो। उसके लिए अलग प्रयास अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, और उसको जी। तो उस प्रयास में भारत अगर कोई भूमिका निभा सकता है तो निभाएगा। अपनी तरफ से प्रत्यक्ष रूप से भारत कोई प्रस्ताव इस समय नहीं तैयार करके देगा, क्योंकि इस समय भारत की वो तैयारी नहीं है, और भारत जो इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता इस समय, क्योंकि भारत का इन्वॉल्व होना भारत के हित में इसलिए नहीं है कि भारत विवादास्पद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में भी बड़े डिफरेंशिएट चल रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज अलग पोजीशन ले रहे हैं, अमेरिका अलग ले रहा है। तो इस समय जिस तरह का उलझा हुआ है, भारत कोई एक सार्थक प्रस्ताव नहीं देगा। हाँ, निश्चित रूप से भारत ये प्रयास करेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाए, और जो मानव का इंसानों का नुकसान हो रहा है, जो प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, वो नहीं हो और उसमें आगे बढ़ा जाए। लेकिन रशिया को ये नहीं कहेगा कि आप अपने राष्ट्र हित का त्याग करके कुछ करो। राष्ट्र हित को बनाए रखते हुए अगर शांति के सार्थक प्रयास होते हैं, अमेरिका करता है, रशिया करता है, तो भारत उसका हर तरीके से समर्थन करेगा। और अगर भारत से वो चाहेंगे कि भारत फैसिलिटेट करे, उसके लिए भी भारत अपनी तरफ से ये कहेगा कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन कोई प्रस्ताव भारत नहीं देगा यूक्रेन की स्थिति को लेके इस समय। जी बिल्कुल, और देखना यही होगा कि होता क्या है। लेकिन अब सर, अगर हम तमाम चीज़ों का तो जिक्र कर ही रहे हैं कि हर क्षेत्र को लेकर बातचीत आज हो सकती है, यानी कि रक्षा क्षेत्र को लेकर भी आप जिक्र कर रहे हैं, ट्रेड का भी आपने जानकारी दी, ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर भी। लेकिन इसके अलावा अब कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, कौन सी ऐसी बातचीत हो सकती है जिस पर भी पूरा फोकस रह सकता है, यानी कि जिसे नजरअंदाज किया जा रहा हो लेकिन ये भी आज द्विपक्षीय वार्ता का अहम मुद्दा हो? देखिए, द्विपक्षीय वार्ता का तो मुद्दा है, उस पर तो हम बहुत बात कर रहे हैं। हम्म। लेकिन भविष्य की विश्व व्यवस्था कैसे हो, जिसमें फेयरनेस हो, जिसमें जस्टिस हो, जिसमें मल्टीलेटरलिज्म हो, और हर देश का, गरीब देश का भी उसमें ख्याल रखा जाए, इस तरह की विश्व व्यवस्था कैसे हो, और उस व्यवस्था में भारत और रूस मिलके क्या योगदान कर सकते हैं, इसको लेके मुझे लगता है जो संयुक्त वक्तव्य आएगा उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ पॉइंट्स आएंगे कि दुनिया किस दिशा में जाए। दुनिया हम्म। में जिस तरह की प्रोस्पेरिटी की हम बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, जो पिछला अनुभव है दुनिया का, वो दुनिया एक तरह की विखंडित है, और विखंडन के साथ साथ दुनिया में जो विकसित देश और विकासशील देशों में खाई है वो बहुत गहरी है। उस खाई को कैसे पाटा जाए, उसके लिए भारत और रशिया का क्या दृष्टिकोण हो सकता है। एनवायरमेंट को लेके निश्चित रूप से बात होगी, ग्लोबलाइजेशन को लेके दोनों देश बात करेंगे, मल्टीलेटरलिज्म के बारे में कुछ पॉइंट आएंगे। ये सब चीजें मुझे लगता है कि जो संयुक्त वक्तव्य आएगा उसमें आएंगे कि दोनों देश क्या चाहते हैं, कैसी दुनिया देखना चाहते हैं। जो दुनिया अच्छी हो, बहुत सुंदर दुनिया हो, जिसमें अन्याय न हो, इस तरह की दुनिया की तस्वीर में मुझे लगता है कि जो संयुक्त वक्तव्य होगा उसमें आने वाली दुनिया की अच्छी तस्वीर वो एक डिपिक्ट करने का प्रयास करेंगे, द्विपक्षीय मुद्दों को हट के। जी बिल्कुल। और सर देखिए, हमने अमेरिका का जिक्र कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बाकी देशों की बात करते हैं, खास करके अगर हम चीन की बात करते हैं, तो चीन का जो प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत और रूस दोनों के लिए चुनौती है। तो इस द्विपक्षीय वार्ता, इस दौरे के बाद क्या संदेश चीन को जा सकता है? देखिए, रशिया का पहले से ही योगदान भारत और चीन के संबंधों में हाँ। एक तरह का सामंजस्य बैठाने का रहा है। हम्म। जब गलवान का मामला था उस समय भी रशिया प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, लेकिन हम्म। बहुत सक्रिय तरीके से दोनों देशों को नजदीक लाने का प्रयास कर रहा था। तो रशिया का यह है कि चीन और भारत में जितने डिफरेंसेस हैं उनको कम से कम किया जाए, और अगर चीन और भारत अपने डिफरेंसेस कम करेंगे तो भारत, रूस और चीन मिलके दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं, जिसमें जो परंपरागत व्यवस्था है जो पश्चिमी देशों के आधिपत्य में है
और जिस तरह का अमेरिका अपना डोमिनेशन दिखाना चाहता है, उसमें एक जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनका हित पूरा हो सके, तो रशिया अभी भी चीन और भारत में सामंजस्य बैठाने का काम करेगा। और मुझे लगता है कि भारत के हित का त्याग करके भारत को नहीं कहेगा कि आप अपने हितों का त्याग करके चीन के साथ संबंध सुधारो, ये तो निश्चित रूप से नहीं कहेगा। लेकिन निश्चित रूप से भारत और चीन को वो नजदीक लाने का रशिया का स्वयं का इंटरेस्ट भी है, दुनिया के इंटरेस्ट में भी है और भारत और चीन के इंटरेस्ट में भी है। तो ये रशिया अपनी तरफ से करेगा और इसीलिए रशिया ने कहा है कि जो रिक मैकेनिज्म है उसको रिवाइव किया जाए। रशिया, इंडिया, चाइना का पुराना मैकेनिज्म है, उसको रिवाइव करके तीनों देश अपनी सामर्थ्य है उसको एक साथ करें दुनिया को अच्छा बनाने के लिए। जी बिल्कुल। और लेकिन सर, अगर हम बात करें भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, तो क्या लग रहा है इस यात्रा के बाद वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है क्या? इसमें देखिए भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत आज भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए हुए है, रशिया से तेल खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका ने दबाव बनाया तो हमें अमेरिका से तेल खरीदना भी शुरू कर दिया है और ये रशिया भी समझता है। इसीलिए रशिया उस बात को लेकर नाराज नहीं है कि आपने रशिया से तेल कम करके अमेरिका से क्यों खरीदना शुरू कर दिया है। तो रशिया भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, भारत के दृष्टिकोण को रेस्पेक्ट करता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस तरह की भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत की पॉलिसी है वो डीआर्गुमेंटेड है, एक से रिश्ते अच्छे हैं तो दूसरे से खराब हो जरूरी नहीं ठीक है। है सर, तो मैं आपके पास नीति लौट रही इसमें हूँ। जरा ये बिल्कुल लाइव स्पष्ट है। तस्वीरें सामने आ रही है, आप भी देख रहे होंगे। ये हैदराबाद हाउस में महामुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मोदी और पुतिन एक साथ एक टेबल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए वार्ता हो रही है। लेकिन यही हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। माय फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और अब करूरी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि विश्व की जो चिंताएं हैं उसे खत्म किया जाए। तो जो स्टेटमेंट सामने आया प्रधानमंत्री का, उस पर आपकी एक टिप्पणी। मैं स्टेटमेंट से पहले भी आपको बता रहा था कि भारत का क्या दृष्टिकोण होगा और वही दृष्टिकोण को रिफ्लेक्ट भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत में कहा है। जो टिप्पणी की है प्रधानमंत्री ने, तो वो ये किया कि भारत का दृष्टिकोण है कि विश्व में शांति हो, समृद्धि हो, सब शांति से जिएं और जो अल्प विकसित हैं उनका विकास भी हो। ये भारत का दृष्टिकोण है। तो भारत का जो दृष्टिकोण है उसी को रिफ्लेक्ट प्रधानमंत्री ने किया है, क्योंकि भारत चाहता है कि शांति रहे। युद्ध से किसी चीज का समाधान नहीं होता है, लेकिन भारत ने ये कोई पेशकश नहीं किया कि हम आपको ये 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का एक प्रपोजल दे रहे हैं, उसके बेसिस पे पीस इस्टेब्लिश करो। अगर चाहेंगे रशिया और यूक्रेन या दुनिया के दूसरे देश कोई भारत की को चाहेंगे कि भारत कोई प्रस्ताव दे तो भारत प्रस्ताव देगा, लेकिन अपनी तरफ से भारत इस समय इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लेगा, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि भारत ने आज प्रस्ताव दिया और कल समाधान हो गया, सब एग्री हो गए। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भारत अभी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। भारत अपनी आंतरिक सामर्थ्य मजबूत करना चाहता है, वो भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। इसलिए भारत की कूटनीति अपने जो आंतरिक स्थिति है, आर्थिक है, सुरक्षा संबंधी है और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत दूसरे देशों पे अपना एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रभाव दिखाना चाहता है कि भारत की संस्कृति ये रही है, शांति की रही है। तो ये प्रयास भारत करेगा। प्रत्यक्ष रूप से जो राजनीतिक और
सामरिक मामले हैं दुनिया के या जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ये तो भारत के की पुरानी नीति है और हमारे प्रधानमंत्री ने अभी जो स्टेटमेंट दिया है वो भी यही कहा है कि भाई शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए समस्याओं का। विश्व की शांति है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। जी नहीं, कहीं ना कहीं तो इस बात से उम्मीद जगी है ना सर कि अब हो सकता है कि पहले तो कयास लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन और रूस के जो युद्ध है उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन जो संदेश यहाँ से दिया गया है तो ये तो संभव है कि इसका जिक्र भी हो। लेकिन अगर हम देखिए जो लगातार अब विश्व की जो राजनीति बदलती हुई इस वक्त नजर आ रही है सर, अब उसके हिसाब से जो ये तस्वीर सामने आ रही है तो कितनी मजबूती और कितना बदलाव आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में? देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा। जो देखिए भारत में जो 3 यूरोपीय देशों के मिशन हेड हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें भी भारत से यही उम्मीद जताई है कि भारत शांति के लिए सकारात्मक भूमिका निभाएगा। तो ये तो यूरोप के देश भी अभी मान के चलते हैं। वो आर्टिकल लिखा, उसमें थोड़ा विवाद भी हुआ कि डिप्लोमेट्स को इस तरह से भारत का मेहमान आ रहा है, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो रशिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण रखते हैं, वो भारत का दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन उन्होंने भी भारत से उम्मीद जताई है कि भारत सकारात्मक भूमिका निभाएगा, क्योंकि भारत ने पहले भी ये कहा है कि आज की दुनिया में युद्ध से समाधान नहीं हो सकता, बुद्ध से हो सकता है, शांति से हो सकता है। तो इस तरह का भारत का दृष्टिकोण है। तो निश्चित रूप से पुतिन भी जो अभी बातचीत चल रही है अमेरिका और रशिया के बीच में, हंगरी में बातचीत होनी थी, ओरबान मीडिएट कर रहे थे, नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी पुतिन और ट्रंप मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी ट्रंप के जवाई और विटको पुतिन के यहाँ आने से जस्ट पहले उनसे बातचीत हुई है। चीन के विदेश मंत्री भी वहाँ मॉस्को में थे। तो बहुत ही गहन प्रयास चल रहे हैं शांति स्थापना के लिए। और मुझे लगता है कि जब भारत पुतिन को ये कहेगा तो उस पर प्रेसिडेंट पुतिन ज्यादा विचार करेगा कि शांति किस तरह से इफेक्टिव तरीके से स्थापित हो सकती है। और मुझे लगता है कि जल्दी यूक्रेन और बिल्कुल, और एक चीज और सर ये देखने को मिली है जिसका जिक्र आपने किया कि देखिए यहाँ आने से पहले हमने पुतिन को देखा कि ट्रंप के साथ भी मुलाकात अभी अक्टूबर महीने में 2 बारी हो चुकी है, फोन पर भी बातचीत हुई है। और जो मुलाकात ट्रंप के साथ हुई, क्या बातचीत हुई, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पुतिन देते हुए नजर आए, क्योंकि फोन पर भी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई। इसके बाद हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन था तो पुतिन ने सबसे पहले उन्हें बर्थडे विश किया था। तो जो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है, हर एक जानकारी यानी ये कह सकते हैं कि भरोसे में यहाँ पर पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी प्रगति हो रही है रशिया उसके बारे में भारत को सूचित करके और भारत को कंसल्ट भी करता है कि हम इस दिशा में जा रहे हैं। ये तो भारत पहले से कर रहा है, आज से नहीं, पहले से कर रहा है। तो रशिया भारत को अपना विश्वसनीय दोस्त मानता है और भारत भी मानता है, क्योंकि इसका इतिहास का अनुभव है दोनों देशों का अपना अपना। और अनुभव के साथ साथ आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें दोनों अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, शांति स्थापना के लिए सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को सूचित किया है, बार बार सूचित किया है, कंसल्ट भी किया है कि किस दिशा में आगे बढ़े जाएं। और लगातार चीन को भी कंसल्ट कर रहे हैं पुतिन, ऐसा नहीं है चीन को नहीं कर रहे हैं। तो दोनों देशों को, जो एशिया की बड़ी शक्तियां हैं, दोनों को कंसल्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि पुतिन ये नहीं चाहते कि मैं अकेला रहूं। तो इसीलिए वो कंसल्ट करके, और मुझे लगता है कि अभी जो बातचीत होगी इनफॉर्मल तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट पुतिन में, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कोई सुझाव भी दे सकते हैं इनफॉर्मल तरीके से कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। पुतिन अपनी सीमाएं बता सकते हैं कि ये मेरी सीमाएं हैं शांति की तरफ बढ़ने में, और दोनों में जो बातचीत होगी उसका एक सामंजस्य बैठा के कोई रास्ता निकल सकता है पीस की तरफ, और पुतिन उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। जी मैम। लेकिन सर अब क्योंकि देखिए भारत को लेकर तो तमाम बातें हो ही रही है कि डिफेंस सेक्टर या फिर अलग अलग क्षेत्रों को लेकर अब इसे लेकर डील हो सकती है, लेकिन अगर हम रूस के लिहाज से देखें तो क्या ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं जो आज भारत के सामने रखे जा सकते हैं? देखिए, भारत अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है रशिया में, और भारत भी अपने वहां पे को प्रोडक्शन
लगा सकता है, लेकिन अभी जो वार की स्थिति है इसमें वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये बातचीत होगी, एक तरफा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि रशिया भारत में इन्वेस्ट करेगा और भारत और रशिया इंडिया में ही लगाएंगे। तो जी। रशिया में भी दोनों देश लगा सकते हैं, को प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर है उसमें कुछ कर सकते हैं, ऑयल रिफाइनरी है वो रशिया में भी लगा सकते हैं, इस तरह का कुछ कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से रशिया में भी भारत इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेगा, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वहां पे को प्रोडक्शन हो जो रशिया की इकोनॉमी को भी मजबूत करे, क्योंकि ये एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ का होता है। और जो भी नेगोशिएशन होता है वो दोनों देशों के हितों में होता है, तभी होता है। तो निश्चित रूप से भारत भी इस तरह का कोई प्रस्ताव रख सकता है कि भारत रशिया को किस तरह से मदद कर सकता है। रशिया की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केवल तेल खरीदना पर्याप्त नहीं है रशिया के लिए। तेल खरीदने से रशिया की अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए मजबूत नहीं हो सकती। वो तो एक समय एक व्यापारिक चीज है, लेकिन बिल्कुल। अब ऐसे में सर यही देखना होगा कि आखिर जब ये बायलैटरल मीटिंग हो रही है तो आखिर होता